हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम अध्ययन कर रहे थे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का नेचर। तो उसके सेकंड पार्ट में हम कल वाले अध्ययन से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, कल हम बात कर रहे थे कि सीएफटी का मेन प्रिंसिपल है मेटल और लिगेंड का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होना, और नंबर 2 मेटल और लिगेंड का जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो उस इंटरेक्शन के इफ़ेक्ट से मेटल के डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होना, डी ऑर्बिटल का विपाटित होना। ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा, ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सी ज्योमेट्री वाला है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। तो कल हम अध्ययन कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग पैटर्न किस प्रकार से होगा और डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर CFSE का मान हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम CFSE को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें हमने बात की थी कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कंडीशन आ जाता है, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं वो विपाटित अवस्था में होते हैं। उस विपाटित अवस्था में उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो जब लोअर एनर्जी वाले जो T2G ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और यदि EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब डी ऑर्बिटल का विपाटन होता है तो T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी उसके ग्रेविटेशनल सेंटर से -0.6 कम हो जाती है। सॉरी, T2G की एनर्जी 2/4 का मतलब 0.4 माइनस में 0.4 कम हो जाती है, जबकि जो EG लेवल्स हैं उनकी एनर्जी T2G के सापेक्ष 0.6 इंक्रीज हो जाती है। इन दोनों का जो बैलेंस है उस बैलेंस के रूप में हम क्रिस्टल की CFSE वैल्यू को काउंट करते हैं। वो काउंटिंग या CFSE का मान हम कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखेंगे। ये स्प्लिटिंग इस प्रकार से, लोअर एनर्जी वाले T2G जिनका एनर्जी माइनस में 0.4 डेल O के रूप में, ये हायर एनर्जी वाले EG ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी प्लस में 0.6 डेल O,
ये एनर्जी इस सेंटर के सापेक्ष है। सो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, CFSE का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर EG के ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनका वैल्यू 0.6 del O इंटू 2 और जो लोअर एनर्जी वाले T2G के 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके लिए एनर्जी का वैल्यू 3 इंटू -0.4। और जब इनका टोटली हम करेंगे तो इस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी चेंज है उसका वैल्यू कितना आया, 0। यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, जैसे यहाँ पर ये डिजोनेट कंडीशन में d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल में n इलेक्ट्रॉन हो तो वो n इलेक्ट्रॉन T2G के जो ऑर्बिटल्स हैं पहले इनमें फिल किया जाते हैं और फिर स्प्लिटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग EG या T2G में भरे जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए CFSE का मान अलग अलग आता है। तो CFSE के वैल्यू में हम ये देख रहे हैं कि जो हायर एनर्जी वाले EG ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके कारण एनर्जी बढ़ेगी, जबकि लोअर एनर्जी वाले जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो एनर्जी घटेगी। तो लॉस इन एनर्जी को निकालने के लिए उस T2G में अगर Q इलेक्ट्रॉन हो, ये Q है T2G में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वहाँ पर हम -0.4 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे और एनर्जी में जो गेन होगा, जो बढ़ोतरी होगी, उसके लिए जो +0.6 del O वैल्यू है उसको हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे या P से, जहाँ P है EG ऑर्बिटल में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब इनको हम टोटल करेंगे तो टोटल एनर्जी चेंज आ जाएगा, CFSE वैल्यू हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार CFSE के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसके अलावा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो इनके साथ में हम पेयरिंग एनर्जी को और ऐड करते हैं। तो 2 प्रकार की एनर्जी हो गई, स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी d ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग होती है उसकी वजह से, और पेयरिंग एनर्जी d ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने पेयर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग एनर्जी का मान निकाला जाता है। जैसे यहाँ अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इनका स्टडी करते हैं। यहाँ पर जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि उसमें D में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो D में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टाहेड्रल में लोअर एनर्जी वाले T2G और हायर एनर्जी वाले EG ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर लिगेंड के अकॉर्डिंग, या हम कहें मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो स्प्लिटिंग है, उस स्प्लिटिंग का मान कम या अधिक हो सकता है। अगर स्प्लिटिंग का मान कम होगा तो यहाँ पर जो 4th इलेक्ट्रॉन है वह 4th इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में भरा जाएगा, और यदि ये स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी में ही अपना स्थान ग्रहण करेगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये हायर एनर्जी लेवल में जा सके। तो इस प्रकार ये जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है कि लिगेंड
कितना अधिक पावरफुल है, क्योंकि जैसे यहाँ मेटल अगर कॉमन हमने ले लिया तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये जो स्प्लिटिंग है वो वेरी करेगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर स्प्लिटिंग अधिक होगा और वीक लिगेंड होने पर स्प्लिटिंग कम होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो स्प्लिटिंग है वो लार्ज होगा और लार्ज होने से हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्प्लिटिंग अधिक हो गया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर पेयरिंग कर रहा है। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लिया तो इनका जो स्पिन है वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। इस कारण स्पिन क्या हो गया? लो। इस कारण हम कहते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग कम होगा। स्प्लिटिंग कम होगा तो T2G और EG के बीच का एनर्जी गैप कम होने से फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में स्थान पाएगा, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड कंडीशन में हैं। उनका स्पिन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का भी प्लस हाफ है, सेकंड का भी प्लस हाफ है, थर्ड का भी प्लस हाफ और फोर्थ का भी प्लस हाफ। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, जिससे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए टोटल स्पिन का मान हाई होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे उसका पता हमें चलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर। वो अभी मैंने जैसे आपको बताया नहीं है, तो वो हम आगे देख लेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे पाई बॉन्डिंग करने वाले या जो मॉलिक्यूलर लिगेंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अधिक होती है, वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करते हैं। मुख्य रूप से हम NH3 और H2O लिगेंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बाई कंपैरिजन अगर देखेंगे तो H2O लिगेंड वीक लिगेंड के रूप में बिहेव करेगा और NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में बिहेव करेगा। तो वो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेंगे। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग अधिक करवाएगा और उससे हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होंगे। अगर वीक लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग कम करवाएगा और उससे हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे। अब यहाँ जैसे एग्जांपल लिए हुए हैं दो, एक COF6-3 और दूसरा एग्जांपल है COCN6-3। ये कोबाल्ट दोनों में सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर लिगेंड F- है और यहाँ लिगेंड Cn- है। F- लिगेंड Cn- लिगेंड की तुलना में वीक लिगेंड होता है। तो यहाँ F- को हम वीक लिगेंड कंसिडर कर रहे हैं और Cn- को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर कर रहे हैं। दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रेसिडुअल चार्ज -3 है। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि CO के ऊपर जो चार्ज है वो +3 है। कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होगी 6, 3d6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के बाद, स्प्लिटिंग के बाद, इनका यहाँ पर T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। तो जब हम फ्लोराइड वाले F- आयन यानी जिसे लिगेंड के रूप में फ्लोरो बोलते हैं, हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट में जब लिगेंड के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्योंकि
जो स्प्लिटिंग है वो कम है, इस कारण फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन T2G में, थर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन Eg के नेक्स्ट में, और फिर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन वापस T2G में। इस प्रकार यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G4 Eg2, जबकि हेक्सासाइनो कोबाल्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्योंकि CN- साइनो जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा करवाएगा। तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है जो पहले जा रहा था Eg के पास, अब वो Eg ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा, वो यहाँ पर T2G में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो फोर्थ T2G में पेयरिंग कर लिया, फिफ्थ में पेयरिंग कर रहा है, और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग में। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 Eg0। तो जो COF6-3 है ये हो गया हाई स्पिन, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और COCN6 हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यहाँ तो जीरो है इनमें। इस प्रकार हम हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में भी बता सकते हैं। तो जब D1 से D3 तक का सिस्टम होगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से फिक्स रहेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड हो या वीक फील्ड वाले हों, तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही आएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो, D4 कॉन्फ़िगरेशन हो, उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग प्रकार से होगा। तो यहाँ पर D4 कंडीशन में वीक लिगेंड में T2G3 और Eg1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में T2G4 Eg0 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस कंडीशन में जब हम CFSE का मान अगर निकालें तो CFSE के मान के लिए जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को अगर हम कह रहे हैं P और इन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं Q, तो जो T2G वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 से। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इसका वैल्यू आ जाएगा -0.3 इंटू 0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2 डेल ओ। और यहाँ पर सिर्फ एक Q का वैल्यू 1 है, तो ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होती है 0.6 से, तो 0.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.6। ये प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगा हमें -0.6 डेल ओ। और जब हम DQ के रूप में लिखते हैं तो डेल ओ इज इक्वल टू होता है 10 DQ, 10 DQ। तो जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू CFSE का वैल्यू आ जाएगा -6 DQ। इस प्रकार हम लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए CFSE का मान निकालेंगे। यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रहा है, इस कारण P का वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू 0। अब हम जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके लिए अगर CFSE का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर जो P इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या कितनी हो गई 4, और जो Q इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या 0। तो -0.4 इंटू 4 इज इक्वल टू -1.6,
और Eg का वैल्यू 0 होती है, जो Eg के लिए प्लस 0.6 इंटू 0 करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगा 0। तो CFSE का स्प्लिटिंग एनर्जी आया -1.6 डेल ओ, और यहाँ एक पेयरिंग है तो प्लस P DQ के रूप में जब निकालेंगे तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ जाएगा -16 DQ। तो ये CFSE का मान आ जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो इस प्रकार हम CFSE का मान निकाल सकते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं अलग अलग, उनके लिए CFSE का मान D1 D2 D3 D4 D5, इनके लिए इस प्रकार से ये वैल्यूज़ D6 में जहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है तो ये उनके लिए CFSE का मान जैसे हमने पीछे निकाला उसी प्रकार से यहाँ हम निकाल सकते हैं। हाई स्पिन वर्सेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपने समझ लिया। सीधा सा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद डी ऑर्बिटल, जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल हैं T2G और EG, उनका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, और जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है वो हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो मेटल आयन हैं वो अधिकांश हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल आयन्स हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया, अब तक हमने अध्ययन ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा, और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके लिए CFSE का मान हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये हमने अभी तक अध्ययन कर लिया। तो यही अध्ययन अब हमें करना है किन के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने में, उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दौरान जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है या CFSE का वैल्यू निकालना है, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो आप ज़रूर पूछ लें। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो सिंपल है, इसको हम इस प्रकार से नॉर्मल वे में ML4 अगर मोनोडेंडेट लिगेंड है तो इस रूप में इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर 6 लिगेंड की बजाय 4 लिगेंड इंट्रैक्शन कर रहे हैं, या जो वैलेंसी है मेटलाइन की वो 4 है। तो ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें ये क्यूब मेटल के लिए आया है, मेटल क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, यहाँ हम कह रहे हैं कि क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और जो 6 लिगेंड हैं वो इस क्यूब के जो प्लेन हैं उन प्लेन के सेंटर से मेटलाइन की तरफ आ रहे हैं। जैसे ये ऊपर वाले प्लेन के सेंटर से, ये इस साइड वाले प्लेन के सेंटर से, ये यहाँ पर इस फेस के सेंटर से, ये नीचे वाले, ये जस्ट पीछे वाला जो प्लेन उसके सेंटर से, और ये जो फ्रंट वाला सेंटर आपकी तरफ जो दिखाई दे रहा है उसके सेंटर से ये लिगेंड्स आ रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में जो 6 लिगेंड थे वो क्यूब के जो 6 फेस हैं उनके सेंटर से मेटल की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पर जो मेटल के डी ऑर्बिटल है उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे, जब टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है तो उसमें इस प्रकार से जो लिगेंड हैं वो इस क्यूब के अल्टरनेटिव कॉर्नर्स की तरफ से, क्यूब के जो अल्टरनेटिव कॉर्नर्स हैं
जैसे ये कॉर्नर यूज़ हो गया, ये वाला नहीं हुआ, फिर ये वाला यूज़ हुआ है, और इसमें ये वाला यूज़ हुआ, फिर ये वाले नहीं हुए और ये वाला यूज़ हुआ है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्यूब के जो अल्टरनेटिव कॉर्नर हैं, उन कॉर्नर की तरफ से लिगेंड मेटल आयन की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हुए जाते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखें कि इस मेटल के क्यूब के कॉर्नर पर जब लिगेंड मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स को कितना अधिक इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं डी मेटल के डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का। जो डी वाई जेड है ये T2G से है और ये EG से है। तो हमने दोनों का एक एक एग्जांपल ले लिया। ये डी ऑर्बिटल मेटल के हैं, इसलिए हमने इनको क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि क्यूब मेटल का ही क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो जब हम इस क्यूब के अंदर डी वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसकी जो चार लोब हैं डी वाई जेड की, ये वाई और जेड प्लेन के अंदर है, वाई और जेड प्लेन के अंदर है। ये यहाँ इस तरह से जस्ट बीच में आप मान सकते हैं इनको। और ये डी जेड स्क्वायर ये जस्ट यहाँ ऊपर वाले प्लेन के सेंटर से और नीचे वाले प्लेन की सेंटर की तरफ अरेंज रहता है। तो ये जो चार इलेक्ट्रॉन है टेट्राहेड्रल फॉर्म में जो आ रहे हैं, ये चार लिगेंड जब मेटल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये लिगेंड यहाँ पर इस डी ऑर्बिटल की लोब से लगभग a/2 डिस्टेंस पर है। जब हमने ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग को पैटर्न को देखा था, तो वहाँ पर भी हमने इस प्रकार के इंटरेक्शन का अध्ययन किया था। ऐसे ही यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो वो आपको कंपैरिजन ध्यान रखना है। और जब हम डी जेड स्क्वायर में देख रहे हैं, तो डी जेड स्क्वायर की जो लोब है वो यहाँ सेंटर पे है, जबकि ये लिगेंड यहाँ पर है। ये जो डिस्टेंस है वो है a/√2/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड हैं वो लिगेंड T2G या EG दोनों में से किसी भी ऑर्बिटल के डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा निकट नहीं आ रहे हैं, उनका डायरेक्शन एक्सेस के ऊपर नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आ रहे थे वो ऑन द एक्सेस आ रहे थे, इस वजह से वो ऑन द एक्सेस ऑर्बिटल्स को बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित कर रहे थे। इस कारण EG जो ऑर्बिटल्स हैं वो हायर एनर्जी वाले हो गए थे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि EG ग्रुप का जो DZ² ऑर्बिटल है उससे लिगेंड a/√2/2 डिस्टेंस पर है, जबकि जो T2G श्रेणी का DYZ ऑर्बिटल है उससे लिगेंड a/2 डिस्टेंस पर है। तो अगर ये डिस्टेंस हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है वो T2G वाले ऑर्बिटल की तुलना में अधिक है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल में जब लिगेंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मेटल आयन की तरफ आते हैं तो वो DZ² और उसी प्रकार से DX² Y² ऑर्बिटल की तुलना में DYZ, DZX और DXY इन ऑर्बिटल के ज़्यादा निकट आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंटरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था कि जो लिगेंड हैं वो EG
ऑर्बिटल्स जो डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल ग्रुप था उसके ज़्यादा निकट आ रहे थे, उनको ज़्यादा प्रतिकर्षित कर रहे थे। और टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड है वो ज़्यादा निकट किन के आ रहे हैं, जो ट्रिपली डिजेनरेट हैं। बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इन ऑर्बिटल के निकट में ज़्यादा आ रहे हैं। इस कारण से टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड हैं वो ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल को डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को कम प्रतिकर्षित करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी कम हो जाएगा, जबकि डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग का पैटर्न ऑक्टाहेड्रल से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर ई जो डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी के हो गए और T2 ये हाई एनर्जी वाले हो गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम T2G और EG नहीं लिख रहे। जो G है वो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हाईली सिमेट्रिक होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर हम G यूज़ करते हैं। G यूज़ करते हैं ग्रेड सिमेट्रिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि टेट्राहेड्रल कंडीशन है वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में एसिमेट्रिक होती है, इसलिए यहाँ पर हम G यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल कंडीशन में जो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं, ये इस प्रकार से स्प्लिटिंग कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपने देखा कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग पैटर्न है डी ऑर्बिटल का वो ऑक्टाहेड्रल से जस्ट अपोजिट है। दूसरा पॉइंट, टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड इंटरेक्शन करने के लिए आ रहे हैं मेटल के साथ, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड इंटरेक्शन करने के लिए आ रहे थे। तो अगर इनका अनुपात देखें तो 4/6 2/3, तो जो इंटरेक्शन है वो 2/3 कम हो गया एक ग्रुप के लिए 2/3। दूसरा, जब हम ऑक्टाहेड्रल के लिए मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के इंटरेक्शन की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जो लिगेंड हैं वो ईजी ऑर्बिटल्स की जो एक्सेस है उनके जस्ट डायरेक्शन में ही आ रहे थे, तो वहाँ पर जो उनका बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता था। इस वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा पावरफुल होती थी। जबकि यहाँ पर हम देख रहे थे, अभी हमने पीछे देखा था कि लिगेंड डायरेक्ट डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच का जो विसिनिटी है, जो डिस्टेंस है, विसिनिटी कम हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये जो इंटरेक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इस कारण से स्प्लिटिंग कम होगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल की तुलना में स्प्लिटिंग कम होता है, और यहाँ जो स्प्लिटिंग है उस स्प्लिटिंग को हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राहेड्रल। तो इसका जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में 4/9 होता है। तो डेल टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल ओ। इस प्रकार से तो हम क्या ध्यान रखना है हमें कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में कम होता है। कम क्यों होता है? नंबर 1, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड इंटरेक्शन कर रहे हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में केवल 4। नंबर 2, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड हैं वो डायरेक्ट ईजी ऑर्बिटल की एक्सेस के ऊपर आ रहे थे, इस कारण उनका इंटरेक्शन ज़्यादा पावरफुल था, जबकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड
एक्सेस के जस्ट जो ऑर्बिटल है उनके एक्सेस के ऊपर नहीं आ रहे हैं, इस कारण जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक रहता है। इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार से जो हम स्प्लिटिंग शो करते हैं, तो ये ई और ये T2, तो ये गैप कम हो गया, ये वाला गैप। ये गैप कम होने की वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल होने के बाद ऊपर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयरिंग करने से पहले ही कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनते हैं। इस आधार पर हम CFSE का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर D1 के लिए, तो D1 के लिए नीचे की तरफ आपने देखा कि नीचे की तरफ कौन से ऑर्बिटल, E, जिनकी एनर्जी कितनी कम हो जाती है, 0.6 डेल टी। तो एक इलेक्ट्रॉन होने से इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गया -0.6 डेल टी। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी किस में आएंगे, नीचे वाले में ही आएंगे। तो हम -0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.2 डेल टी आ जाएगा। D3 विन्यास होने पर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ T2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी हो गई -1.2 डेल टी और ऊपर वाले एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी +0.4 तो ये +0.4 और माइनस का 1.2, जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -0.8। इस प्रकार हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए CFSE का मान काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही D6, D7 इन सब के लिए हम यहाँ पर ये वैल्यू काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी जो लिगेंड है उन लिगेंड की संख्या 4 होती है। तो टेट्राहेड्रल में संख्या 4 थी तो यहाँ भी संख्या 4 है। तो जब हम VBT की बात करते हैं तो VBT के अकॉर्डिंग हम क्या कह देते थे कि अगर संकरण sp3 है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यदि वो DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। CFT के अंतर्गत जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तो यहाँ ये कहा जाता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का एक असफल प्रयास है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का एक असफल प्रयास है। मतलब क्या हुआ कि बनना तो चाह रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका मतलब 6 लिगेंड आएंगे लेकिन वो लिगेंड जब मेटल आयन के पास बॉन्डिंग वाली कंडीशन में आते हैं तो उनका आपस में जो इंटरेक्शन है या लिगेंड के बीच का जो रिपल्सन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होने लग जाता है। और उस कंडीशन में जो ZX है उस ZX के लिगेंड रिपल्सन की वजह से मेटल आयन से अनंत दूरी पर चले जाते हैं। तो जो ZX वाले लिगेंड हैं वो जब दोनों चले गए अनंत दूरी पर तो शेष लिगेंड XY प्लेन में रह गए 4। XY एक ही प्लेन में जब 4 लिगेंड रह गए तो ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर प्लेनर। और ये जो चारों लिगेंड है, क्योंकि अब लिगेंड की संख्या कम हो गई तो लिगेंड के बीच का प्रतिकर्षण कम हो गया, अब ये चारों लिगेंड
मेटल आयन की तरफ और निकट चले जाते हैं, जिससे मेटल आयन के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन और अधिक इफेक्टिव होने लग जाता है। तो इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अगर हमें समझना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो यहाँ पर ये और ये जो जेड एक्स वाले जो लिगेंड है वो यहाँ से अनंत दूरी पर चले जाते हैं और शेष ये 4 लिगेंड रह जाते हैं और इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पर जब जेड एक्स के लिगेंड दूर जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो जेड एक्स के ऑर्बिटल्स हैं वो अब रिपल्सन फील नहीं कर रहे, तो उनका एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। तो जो डी जेड स्क्वायर है, यहाँ ये स्प्लिटिंग पैटर्न था क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कंडीशन वाला ही इंटरेक्शन स्टार्टिंग में होता है। तो स्टार्टिंग जो स्प्लिटिंग है वो किसके अकॉर्डिंग, ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग, T2G लोअर एनर्जी वाला, Eg हायर एनर्जी वाला। तो ये ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग हो गया। अब जेड एक्स वाले जो लिगेंड है वो अनंत दूरी पर जा रहे हैं, तो Eg में जो जेड एक्स के ऊपर ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि इनकी दोनों लोब जेड एक्स के ऊपर ही हैं। तो इनका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और ये एनर्जी T2G के जो डी जेड एक्स वाई ऑर्बिटल्स है उनसे भी कम हो गया। क्योंकि जेड एक्स से लिगेंड दूर हुए हैं तो T2G के जो ऑर्बिटल जेड प्लेन के साथ थे, जैसे एक्स जेड और वाई जेड, उनका एनर्जी भी कुछ कम होगा, लेकिन उनका एनर्जी इतना कम नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट जेड एक्स के ऊपर नहीं है। तो डी जेड स्क्वायर का एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हुआ और डी एक्स जेड और वाई जेड का एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया। जेड एक्स से जब लिगेंड अनंत दूरी पर चले गए तो जो एक्स और वाई एक्स की तरफ जो लिगेंड है वो और निकट आएंगे, और निकट आने से वो जो लिगेंड है वो अपने इंटरेक्शन करने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं और डी एक्स वाई है उनकी एनर्जी को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी भी बढ़ गई और यहाँ से डी एक्स वाई की एनर्जी भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से ये स्प्लिटिंग पैटर्न हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हमने पैटर्न देख लिया, समझ लिया, तो ही हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए समझ सकते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुख्य रूप से D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल आयंस हैं उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनके द्वारा। और ये इस प्रकार से इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी प्रकार से इनकी CFSE का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आज बस इतना ही। तो आपने देखा कि CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मेटल के डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है और उन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है तथा इस आधार पर उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए CFSE का मान कैसे निकाला जाता है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो निकालें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे